नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के कला एवं साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिन्हें पूर्व की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस टॉपिक से संबंधित आज का जो सेशन है यह पार्ट 2 का सेशन है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 के सेशन को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और यह जो सेशन है आने वाले सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। और आज के इस सेशन की जो पहला प्रश्न है वह है बाघ की गुफाएं, जो भारतीय शैल निर्मित स्थापत्य वास्तुकला या जिसे हम लोग रॉक कट आर्किटेक्चर कहते हैं का अद्भुत नमूना है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाघ की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश के धार जिला में, ध्यान रखिएगा, ये आपका बाघ की गुफाओं का फिगर है। और धार जिला में विंध्य पर्वत श्रेणी में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। और बाघ की गुफाएं जो है, यहाँ पर जो चित्रण किया गया, जो चित्रांकन मिलता है यहाँ पे हमें, वह सांसारिक और मानवीय पक्षों को प्रस्तुत करती हैं। यदि अजंता की गुफाओं के साथ में बाघ की गुफाओं की हम लोग तुलना करेंगे तो अजंता की गुफाओं में मूलतः हम लोग धार्मिक प्रकृति के चित्र देखते हैं, परंतु बाघ की गुफाओं में सांसारिक और मानवीय पक्षों को ज्यादा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बगल में आपका होयसलेश्वर मंदिर दिखाया गया है। कर्नाटक राज्य के हलेबीड, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य के हलेबीड नामक स्थान पर यह मंदिर स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया है, वहां के राजा नरसिंह प्रथम के द्वारा होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित है? ऑप्शन है नालंदा, वल्लभी, नवद्वीप और सोमापुरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासन काल में तत्कालीन मगध प्रांत में करवाई गई थी। और वर्तमान समय की बात करें तो यह बिहार राज्य के नालंदा जिला में राजगीर के समीप इस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। इस विश्वविद्यालय में एक 3 मंजिला पुस्तकालय स्थित था जिसे हम लोग धर्म गुंज के नाम से जानते हैं। वहीं वल्लभी विश्वविद्यालय जो है, यह विश्वविद्यालय आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और जब ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था तो वह नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालय में हीनयान की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वह दोनों स्थलों पर गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रदुर्ग किला आपका भारत के कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। और ये आपका चित्रदुर्ग का किला है जो कि कर्नाटक राज्य में है। इस किले का जो निर्माण है यह राष्ट्रकूट चालुक्य, आपका होयसल वंश और चित्रदुर्ग के स्थानीय जो सामंत थे, जो नायक थे, उनके द्वारा इस किले का निर्माण विभिन्न अवधियों में करवाया गया था। नेक्स्ट है कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला के सांस्कृतिक मिश्रण है? ऑप्शन है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बादामी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोरा की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म की धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण यहाँ हमें दिखाई देता है। एलोरा की गुफाएं कहां पर है? तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में, ध्यान रखिएगा,
बाद में आपका एलोरा की गुफाएं हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या 34 है और 1 से लेके 12 तक जो गुफा संख्या है वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं। 13 से लेकर के 29 तक की जो बौद्ध गुफाएं हैं वह हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से लेकर के 34 तक की जो गुफाएं हैं वह जैन धर्म को लेकर के संबंधित है। इस गुफा का जो निर्माण है, यहाँ पर जो गुफाओं का निर्माण किया गया था वह विभिन्न वंशों और राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में भी इसका निर्माण हुआ था। वहीं यदि हम लोग देखें तो एलोरा में ही प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था और 1983 ईस्वी में 1983 में यूनेस्को ने इसे अपने विश्व विरासत धरोहर की सूची में भी शामिल किया था। अगला प्रश्न है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सतना, विदिशा, सांची और देवास। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सांची। ध्यान रखिएगा, सांची जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि तक यह प्रसिद्ध स्थल रहा है और यह बौद्ध कला और वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र है। यह आपका सांची का स्तूप है जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था और विभिन्न कालखंडों में इस स्तूप का जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार भी करवाया गया है। साथ ही इसका क्षेत्रफल और आकार में भी बढ़ोतरी करवाई गई है। अशोक के पश्चात मगध पर शासन करने वाले शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में इस स्तूप के आकार में बढ़ोतरी करवाई गई थी तथा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। और सांची जो है यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। और यह जो आपका सांची है वह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, सांची बौद्ध स्तूप बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, लद्दाख या मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोडोंग मठ आपका सिक्किम में स्थित है और सिक्किम के सभी 6 प्रमुख मठों में से यह एक प्रमुख बौद्ध मठ है और यह जो है आपका गंगटोक से लगभग 38 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसका जो निर्माण है वह सिक्किम के चौथे राजा थे चोग्याल ग्युरमेड नामग्याल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब? तो 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिक्किम के जो शासक थे उन्हें चोग्याल कहा जाता था। यहाँ ध्यान रखिएगा, या वहां पर जो वंश जो चलता था वह चोग्याल वंश के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा तवांग मठ आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह आपका अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में स्थित है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ध्यान रखिएगा, तवांग मठ भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और तिब्बत के पश्चात यानी जो लहासा में दलाई लामा का घर था वह जो मठ है वहां पर लहासा का, उसके पश्चात यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। अन्य प्रमुख मठों की यदि हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित हेमिश मठ, याद रखिएगा हेमिश अभ्यारण्य भी है और मठ भी है। तो आपका हेमिश मठ जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताबो मठ आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार बेलकुप्पे मठ का निर्माण कर्नाटक में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस हैं जैन, सिख, हिंदू या बौद्ध। इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन जो मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है और यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसका जो निर्माण है
सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री थे बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था, और इसका जो निर्माण हुआ है वह सफेद संगमरमर से इसका निर्माण करवाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में ऋषभ देव की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इस यहाँ के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वह कौन है, तो ऋषभ देव हैं। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल या अगरतला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। और यह है कहाँ पर, तो असम की राजधानी है, असम की राजधानी में यह मंदिर स्थित है। गुवाहाटी में नीलांचल की पहाड़ियों पर कामाख्या मंदिर स्थित है, जो संपूर्ण विश्व के 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। और यहाँ देवी कामाख्या को सिद्ध कुब्जिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है भगवान शिव, कृष्ण, राम और गणेश। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह मुख्य रूप से ऑप्शन ए भगवान शिव को समर्पित है। और एलिफेंटा की गुफाएं एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप का एक दूसरा नाम है धारापुरी द्वीप, ध्यान रखिएगा। एलिफेंटा का दूसरा नाम क्या है? धारापुरी द्वीप, यह इसका प्रवेश द्वार है एलिफेंटा का। और इन गुफाओं का जो निर्माण है वह 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य करवाया गया था। अगला प्रश्न है, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ या श्रृंगेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवर्धन मठ आपका पुरी में स्थित है। और पुरी है कहां पर, तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इस मठ का जो संबंध है वह भगवान जगन्नाथ से है, ध्यान रखिएगा। गोवर्धन मठ का संबंध भगवान जगन्नाथ से है, जो भगवान विष्णु के रूप में जाने जाते हैं। पुरी में ही प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के, ध्यान रखिएगा, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। और यह रथ यात्रा जो है पुरी का प्रधान पर्व भी माना जाता है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, दाऊ और सुभद्रा को मंदिर से निकाल करके उनके रथ पर बिठा करके यह यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता या उज्जैन। आंसर हो जाएगा लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में स्थित है। और भुवनेश्वर कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह जो मंदिर है यह भी भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वह सोमवंशी राजा थे ययाति प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर की जो शैली है वह कलिंग शैली के रूप में जानी जाती है। लिंगराज मंदिर की जो वास्तुकला है उसे हम लोग कलिंग शैली के रूप में जानते हैं। और ओडिशा में यह जो है आपका शैव एवं वैष्णव दोनों प्रकार के संप्रदायों का समन्वय का प्रतीक है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ओडिशा में कौन सा मंदिर शैव और वैष्णव संप्रदायों का समन्वय का प्रतीक है, तो आपका लिंगराज मंदिर है। अगला प्रश्न है, मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है तवांग अरुणाचल प्रदेश, की हिमाचल प्रदेश, रूमटेक सिक्किम और घूम जम्मू और कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घूम मठ ध्यान रखिएगा दार्जिलिंग में है। कहाँ है, तो दार्जिलिंग में है घूम मठ। और जम्मू कश्मीर में हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि हेमिस मठ स्थित है। वहीं की गोम्पा मठ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में की गोम्पा मठ स्थित है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और रूमटेक आपका सिक्किम में स्थित है। इस प्रकार से केवल ऑप्शन डी को छोड़कर के बाकी सारे यहाँ पर सही युग्म है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? ऑप्शन है महाकालेश्वर, बैद्यनाथ, घृष्णेश्वर और मल्लिकार्जुन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। और यह है कहाँ? तो महाराष्ट्र के दौलताबाद में यह स्थित है। इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है यह 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, ध्यान रखिएगा, अहिल्या बाई होलकर के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। वहीं महाकालेश्वर की बात करें तो महाकालेश्वर महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। बैद्यनाथ धाम मंदिर आपका देवघर झारखंड में है, देवघर झारखंड में, और ये सभी आपके क्या हैं? ज्योतिर्लिंग हैं। वहीं मल्लिकार्जुन जो है आपके कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर, ध्यान रखिएगा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय शैल कर्तित मूर्ति गंगावतरण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? ऑप्शन है तंजौर, महाबलीपुरम, मदुराई या माउंट आबू। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महाबलीपुरम में। ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम में आपका तो गंगावतरण की प्रतिमा यहाँ पर दिखाई गई है। महाबलीपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और जब भारत में पल्लव राज्य, यहाँ पर तमिलनाडु में पल्लव राज्य का शासन था, तो उन्होंने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। और महाबलीपुरम का जो प्राचीनतम नाम है इसे हम लोग मल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ है आपका पहलवानों की नगरी। ध्यान रखिएगा, पहलवानों की नगरी। और नरसिंह प्रथम की जो आपका उपाधि थी वह उपाधि मामल्ल की उनकी उपाधि थी। और महाबलीपुरम में बने मंदिरों में ही गंगावतरण की कथा हमें दिखाई गई है मूर्ति के रूप में। अगला प्रश्न है, जयरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और भेरा नदियों का संगम भी है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो रजरप्पा आपका स्थित कहां पर है? तो ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में स्थित है। और यह जो आपका धार्मिक स्थल है यह आपका दामोदर नदी और उसकी सहायक नदी भेरा या भेड़ा, इसे स्थानीय रूप में भेड़ा भी कहा जाता है या इसे भैरवी के रूप में भी जानते हैं। तो दामोदर एवं भैरवी नदियों के संगम पर रजरप्पा शक्तिपीठ स्थल है तथा यहाँ पर कामाख्या मंदिर की शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया है। कामाख्या की तर्ज पर यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया गया है। और यहाँ माँ छिन्न मस्तिका, ध्यान रखिएगा, माँ छिन्न मस्तिका का मंदिर यहाँ पर स्थित है। असम के कामरूप कामाख्या के पश्चात यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? ऑप्शन है कुषाण, मौर्य, गुप्त और चोल वंश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण वंश के शासनकाल में उत्तर पश्चिम भारत में आपका गांधार शैली का विकास देखा जाता था। और कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क ने इस कला शैली को अपना प्रश्रय भी प्रदान किया था, वह इसके समर्थक थे। और उनके ही शासन काल में इसमें अत्यधिक विकास हम लोग देखते हैं। इस कालखंड में जो गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनी थी भगवान बुद्ध की, वह ग्रीक देवता या यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि उसी काल में भारत में एक अन्य कला का विकास मथुरा में हुआ था, जिसे हम लोग मथुरा शैली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है टोपरा में, इलाहाबाद में, रुक्मिणदेही में या लौरिया नंदनगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद प्रयागराज में आपका मौर्य, गुप्त और मुगल काल से संबंधित एक शिलालेख है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सम्राट अशोक का कौशाम्बी शिलालेख प्राप्त हुआ था। इस शिलालेख पर
गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार हरिसेन थे। ध्यान रखिएगा, हरिसेन ने चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति की रचना अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर की थी। और जब भारत में मुगल शासन आता है तो यहाँ पर जब अकबर शासन कर रहे थे तो उन्होंने कौशाम्बी से इस स्तंभ या शिलालेख को उठा करके इलाहाबाद के किले में इसे फिर से रखवा दिया था और वहां पर अकबर का भी अभिलेख हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, अशोक, चंद्रगुप्त, नरसिंह देव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नरसिंह देव के द्वारा ओडिशा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा के पुरी में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? तो गंग वंशीय शासक नरसिंह देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1984 ईस्वी में इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? इसका ऑप्शन दिया गया है रथ प्रसाद मठिका या गंध कुटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। और इस रथों का जो निर्माण है यह आपका करवाया गया है पल्लव वंशीय शासकों के काल में। और यहाँ पर पंच पांडव रथ यहाँ पर सर्वाधिक उल्लेखनीय रथ हैं जो कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी रथ के रूप में जाना जाता है। युधिष्ठिर रथ को धर्मराज रथ भी कहा जाता है, धर्मराज रथ कहा जाता है जो सबसे बड़ा रथ है। वहीं द्रौपदी रथ यह रथ आपका सबसे छोटा है और इसके अतिरिक्त इसमें अलंकरण का अभाव दिखाई देता है। इन रथों का निर्माण पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था और उनकी उपाधि मामल्ल के नाम पर ही महाबलीपुरम का नाम मामल्लपुरम रखा गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो आपका धर्मराज रथ है इसे द्रविड़ शैली का अग्रदूत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, धर्मराज रथ को द्रविड़ शैली का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पट्टडकल में स्थित स्मारकों का समूह में है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? कहाँ है? तो पट्टडकल आपका जो स्मारक है यह कर्नाटक में स्थित है और यह यहाँ पर जो भारतीय वास्तुकला का विकास हुआ था उसे हम लोग बेसर शैली के रूप में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बेसर शैली के रूप में जाना जाता है कर्नाटक की स्थापत्य और वास्तुकला को। और यहाँ पर 8वीं शताब्दी में बनाए गए विभिन्न प्रकार के मंदिर स्थित है। क्योंकि उस समय उत्तर भारत में आपका नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हो चुका था और इन दोनों शैलियों के मिलने से जिस शैली का निर्माण हुआ उसे हम लोग बेसर शैली के रूप में जानते हैं। और पट्टडकल दक्षिण भारत के चालुक्य वंश की राजधानी बादामी, ध्यान रखिएगा, बादामी से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर चालुक्य वंशीय शासकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कई मंदिर एवं अन्य निर्माण कार्य करवाए गए थे। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? पश्चिमी घाट, अरावली, विंध्य रेंज, पूर्वी घाट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आपका विंध्य रेंज में स्थित है। और यह है कहां पर? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यहाँ पर देख सकते हैं। इस रॉक शेल्टर्स में प्राचीन काल के निवासियों के द्वारा यहाँ पर कुछ चित्रकारी की गई है। अब ये क्या चित्रकारी उन्होंने की है आप ये खुद देख करके समझ सकते हैं। लगभग किसी प्रकार का कोई लोग अश्व या किसी जानवर पर बैठ करके लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नृत्य भी कर रहे हैं संभवतः, या किसी प्रकार का लोग या तो किसी युद्ध में जा रहे हैं या फिर
किसी अन्य प्रयोजन से ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यह जो गुफाएं हैं यहाँ पर निवास करने वाली पूरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक के जो लोग थे उनका संबंध इससे स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो स्थित है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था और यह चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह वही पहाड़ी थी जहां पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय गुजारे थे। अगला प्रश्न है, द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है विमान, शिखर, मंडप या गोपुरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विमान। विमान द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। और विमान क्या है? तो ये आपका हो गया विमान। गर्भगृह के ऊपर जो त्रिकोणीय संरचना हमें दिखाई देती है वह क्या है? उस मंदिर का विमान है। इस विमान के नीचे स्थित गर्भगृह में यहाँ के मुख्य देवता की स्थापना की जाती है। तो प्राचीन भारत के कला और साहित्य से संबंधित आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यदि सेशन से लाभ हो रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।